दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्ण परिचय को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण कहते किसको हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से काफी विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम वर्णमाला को समझेंगे। फिर वर्ण के दोनों प्रकार यानी कि स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण को एक एक करके बहुत ही विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम स्वर वर्ण के पुनः दोनों प्रकार ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर को जानेंगे। सेम इसी प्रकार व्यंजन वर्ण के तीनों प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन को विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्त अक्षर को काफी विस्तार से जानेंगे। पुनः फिर लास्ट में हम संपूर्ण वर्णमाला को एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन तथा अयोग वाह को काफी विस्तार से समझेंगे। अब यहाँ एक बात तो तय है कि यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर चाहकर भी आप इस वर्ण परिचय को पुनः कभी नहीं भूल पाओगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वर्ण परिचय के अंतर्गत हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हम वर्ण कहते किसको हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। परिभाषा कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका हम पुनः खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। आइए इसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ एक शब्द है राम। इस राम शब्द को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, रा जोर म। पुनः इन दो टुकड़ों को हम चार टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे रा को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हलंत र जोर आ। जब हलंत र के साथ आ को जोड़ेंगे तो रा बनेगा। इसी प्रकार से म को भी हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हलंत म जोर अ। जब हलंत म के साथ अ को जोड़ेंगे तो पूरा म बनेगा। लेकिन अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः खंड नहीं कर सकते हैं, अतः इन चार टुकड़ों को ही हम वर्ण कहेंगे, क्योंकि परिभाषा कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः खंडित नहीं कर सकते हैं, अतः इन चारों टुकड़ों को हम वर्ण कहेंगे। अब दोस्तों, ये शब्द है, इसे हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इन दो टुकड़ों को हम पुनः दो दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इन बीच वाले दो टुकड़ों को हम अक्षर कहेंगे, क्योंकि इसे हम पुनः दो दो टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः नहीं तोड़ सकते हैं, अतः इसे हम वर्ण कहेंगे। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि वर्णों के मिलने से अक्षर बना, अक्षर के मिलने से शब्द बनता है, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, वाक्य के मिलने से अनुच्छेद बनता है तथा अनुच्छेदों के मिलने से कहानियां बनती है। चलिए इसी प्रकार से आप एक और उदाहरण से समझिए। यहाँ भी एक शब्द है गया। इन गया शब्द को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ग जोड़ या। पुनः इस ग को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हलंत ग जोड़ अ। जब हलंत ग के साथ अ को जोड़ेंगे तो पूरा ग बनेगा। इसी प्रकार से या, हलंत य जोड़ आ। जब हलंत य के साथ आ जोड़ेंगे तो या बनेगा। लेकिन अब इन चार टुकड़ों को हम पुनः खंडित नहीं कर सकते हैं, अतः इन चार टुकड़ों को हम वर्ण कहेंगे और इन बीच वाले दो टुकड़ों को हम अक्षर कहेंगे, क्योंकि इनका हमने फिर से दो दो टुकड़े कर दिया और ये गया हमारा शब्द है। यहाँ भी हम सीख सकते हैं कि वर्णों के मिलने से अक्षर बना है, अक्षर के मिलने से शब्द बना है। पुनः जब हम शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, वाक्यों को जोड़ने से अनुच्छेद बनता है और अनुच्छेदों के जोड़ने से कहानियां तैयार होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब दोस्तों, वर्णों के बाद वर्णमाला आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का समूह होगा, लेकिन वह व्यवस्थित क्रम में होगा, एक के बाद एक करके। पहले अ होगा, आ होगा, ह्रस्व ई होगा, दीर्घ उ होगा, व्यवस्थित क्रम में होगा, तो उसे हम वर्णमाला कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारी हमारा वर्णमाला है।
यहाँ ये सभी वर्ण व्यवस्थित क्रम में है। पहले अ है, आ है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ऊपर स्वर है, फिर नीचे सभी व्यंजन है। अतः इन सभी वर्णों को हम वर्णमाला कहेंगे। चलिए आगे अब दोस्तों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। चलिए इन दोनों को हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम करेंगे इसमें किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेंगे तो उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसकी संख्या 11 होती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हमें यदि अ बोलना हो तो हम सिर्फ अ का ही उच्चारण करते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में पहले आप व्यंजन वर्ण को समझिए, तब आपको स्वर वर्ण समझने में और भी आसानी होगी। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें इस स्वर वर्ण की सहायता लेने पड़ेंगे उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। यानी कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन 11 वर्णों को छोड़ने के बाद बाकी के सभी वर्णों को हम व्यंजन वर्ण ही कहेंगे। जब हम इन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमें यदि क बोलना हो तो क के उच्चारण में हम हलंत क के साथ अ का उच्चारण भी करते हैं। जैसे हम बोलते हैं क, तो क के बाद हमें अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है और ये अ क्या है? तो स्वर वर्ण है। और यहाँ कहता है कि व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता हो। जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमें अ का भी उच्चारण हो जाता है और ये अ क्या है? स्वर वर्ण है। यानी कि व्यंजन वर्ण क के उच्चारण में हम स्वर वर्ण अ की सहायता लेते हैं। लेकिन जब हम अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, जब हम इन 11 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता, हमें व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसे स्वर वर्ण कहेंगे। लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम मात्रा की भी बात करें, यदि हमें क, एकार, के बोलना हो तो हमें हलंत क के साथ ए की मात्रा जोड़ने पड़ते हैं और ये ए क्या है? तो ए हमारा स्वर वर्ण है। यानी कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक बार हम फिर से परिभाषा को समझेंगे। स्वर वर्ण का परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 11 होती है। और व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 37 होती है। जब हम 37 और 11 को जोड़ेंगे तो टोटल 48 हो जाएगा और व्यंजन वर्ण की संख्या 48 होती है। इसे हम आगे समझेंगे। अब दोस्तों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। ये तो हमने समझ लिया। अब ये स्वर वर्ण पुनः दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। अब स्वर वर्ण पुनः दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। चलिए अब इन दोनों को समझते हैं। ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। वहीं दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगेगा, किसके 2 गुना? तो स्वर वर्ण के 2 गुना समय लगेगा, उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर जैसे अ, छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, इसकी संख्या 4 होती है। जब हम अ, ई, उ, री इन 4 वर्णों को बोलते हैं तो हमें कम समय लगता है। वहीं पर जब हम आ बोलते हैं, जितने देर में हम 2 बार अ बोल लेंगे उतने देर में हम 1 बार आ बोलेंगे। यानी कि अ के 2 गुना समय लगता है आ बोलने में।
इसी प्रकार से दीर्घ ई है, जितने बार में हम छोटी ई बोलेंगे ई उतने टाइम में हम एक बार दीर्घ ई बोल पाएंगे ई। इसी प्रकार से बड़ी ऊ है, यानी कि दीर्घ ऊ ए ऐ ओ औ। इसकी संख्या 7 है। 7 और 4 11, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब हमने देखा कि स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। सेम इसी प्रकार व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा उष्म व्यंजन। चलिए इन तीनों को भी हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो परिभाषा कहता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के किसी न किसी आंतरिक भाग को स्पर्श करके आती है, उन व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि वायु हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगा और इसी स्पर्श करने के कारण इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ यह, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ व भ म। इसकी संख्या 25 है। इन 25 वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क ख ग घ अंग ये कंठ को स्पर्श करती है और च छ ज झ य ये तालु को स्पर्श करती है। ये ट ठ ड ढ न ये मूर्धा को स्पर्श करता है और ये त थ द ध न ये दंत को स्पर्श करता है। वहीं ये प फ ब भ म ये ओठ को स्पष्ट करता है। अब दोस्तों ये क ख ग घ अंग इसका पहला अक्षर क्या है? तो क है। इसी कारण से इसे क वर्ग कहा गया है। यहाँ च छ ज झ यह इसका पहला अक्षर च है तो इसे च वर्ग कहा गया है। ये ट ठ ड ढ न इसका पहला अक्षर क्या है? ट, तो इसे ट वर्ग कहा गया है। इसका पहला अक्षर त है तो इसे त वर्ग कहा गया है। इसी प्रकार इसका पहला अक्षर प है तो इसे प वर्ग कहा गया है। तो ये है स्पर्श व्यंजन। जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करके आती है, इसी स्पर्श करने के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे है अब अंतस्थ व्यंजन। इसे समझिए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे मुख के अंदर ही स्थित रहती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अंतस्थ, अंत और अस्थ स्थित रहना, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख के अंदर ही स्थित रहती है, बाहर नहीं आती है। वो 4 वर्ण है य, र, ल, व। जब हम इन 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख के अंदर ही रहती है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं य, र, ल, व। इन 4 वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब क्यों कहेंगे ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब हम इन 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख के अंदर ही रह जाती है। चलिए अब तीसरा है उष्म व्यंजन। इसे समझिए। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की उष्मा यानी कि गर्म बाहर निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्मा यानी कि गर्मी। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की उष्मा गर्मी बाहर निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। यहाँ दोस्तों मूर्धन स और दंत स अदला बदली हो गया है, यानी कि आगे पीछे हो गया है। इसके लिए हमें खेद है। चलिए आप समझिए। जैसे तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। जब हम बोलते हैं तालव स, स, ह, जब हम इन 4 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से उष्मा बाहर निकलती है, यानी कि गर्मी बाहर निकलती है और इस गर्मी को हम उष्मा कहते हैं और इसी उष्मा के बाहर निकलने कारण इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से समझिए। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख की उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। वही अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या कितनी है? तो 4 है य, र, ल, व। चलिए अब आगे है दोस्तों संयुक्त अक्षर, जिसे आप संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसे समझिए। ऐसे वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से हुआ है उसे संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों से ही हुआ, दोनों व्यंजन ही वर्ण है।
अभी पीछे हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई हो गया, वहीं व्यंजन वर्ण क ख ग घ हो गया। ये क का निर्माण हलंत क जोड़ अ से हुआ है, जहाँ ये क क्या है, व्यंजन है, और इसके उच्चारण में हमें अ स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। एक व्यंजन है तो दूसरा स्वर है, लेकिन यहाँ ये चार ऐसे वर्ण हैं जिसमें इन स्वर के स्थान पर भी व्यंजन ही है। दोनों व्यंजन वर्णों के मिलने से ही इनका निर्माण हुआ है। इसी कारण से इसे संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे अक्ष है, इसका निर्माण हलंत क के साथ मूर्धन स से हुआ है। यहाँ दोनों हलंत ही है, यानी कि दोनों व्यंजन वर्ण ही है, और दो व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से त्र का निर्माण हलंत त के साथ र के मिलने से हुआ है। ज्ञ का निर्माण हलंत ज के साथ य के मिलने से हुआ है। इसी प्रकार सर का निर्माण हलंत स के साथ र के मिलने से हुआ है। चलिए अब हम संपूर्ण वर्णमाला को एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो भी 2-3% कंफ्यूजन हो वो भी खत्म हो जाए। हमने स्वर वर्ण को पढ़ा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। ये है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर इसके बाद हमने व्यंजन वर्ण को पढ़ा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके आती है। इसकी संख्या 25 होती है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग है। 5, 10, 15, 20, 25, इसकी संख्या 25 होती है। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन वर्ण को समझा कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे मुख के अंदर ही स्थित रहती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। ये है य, र, ल, व। सेम इसी प्रकार उसमें व्यंजन को समझा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से उष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसकी भी संख्या 4 है। चलिए इसके बाद है द्विगुण व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 2 है। बड़ी र और बड़ी ढ, जैसे झारू, ढोल, जैसे झारू लिखते हैं तो बड़ी र, ढोल तो बड़ी ढ, इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। इसके बाद है अयोग बाह। इसकी संख्या भी 2 होती है। ये है अनुस्वार तथा विसर्ग। इसे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इसके साथ स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे यदि हम अनुस्वार लिखते हैं तो ये अनुस्वर कहाँ टिका हुआ है, तो अ के ऊपर, और ये अ क्या है, तो स्वर वर्ण है, यानी कि स्वर वर्ण का सहायता लिया जा रहा है। इसी प्रकार से यदि हम अह लिखते हैं, विसर्ग लिखते हैं, तो ये विसर्ग किस पे टिका है, तो अ पे टिका हुआ है, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता लिया जा रहा है। इसी स्वर वर्ण की सहायता लेने कारण इसे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और यहाँ अनुस्वर तथा विसर्ग के साथ हमें स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, अतः इसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। चलिए तो हमारी कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 48। एक बार हम काउंट करेंगे, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 और 11 23, 23 और 25 48, जिनमें से 11 स्वर वर्ण तथा 37 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो हिंदी वर्ण परिचय। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।